Hello students, welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. तो हमने पहले वाली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका नाम था डिमांड एंड सप्लाई। ये जो टॉपिक था अपना डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तो हमने इसके बारे में जाना और कुछ बातें हमने इसके बारे में पढ़ भी ली थी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रकार, टाइप्स, वक्र, कर्व, प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारित करने वाले कारक, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और गिवन वस्तुएं। हमने ये टॉपिक पहले वाली क्लास में कवर कर लिए थे और जो आज की टॉपिक है वो आज वाली क्लास में कवर करके इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो हम शॉर्ट में ही एक बार इनका रिवीजन करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था और हम आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सके, आगे जो बातें हैं उन्हें अच्छी तरह जान सके। एक शॉर्टली रिवीजन करेंगे। तो आते इसके परिचय पर डिमांड। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी आय को व्यय करता है। यहाँ वह तभी होता है जब वह वस्तु की मांग करता है। किसी वस्तु की मांग में मुख्यतः तीन बिंदु निहित होते हैं कि वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा प्राप्ति के साधन मतलब आय, साधनों को त्यागने की तत्परता। ये तीन कारक किसी वस्तु की मांग को उत्पन्न करते हैं तथा इनके अतिरिक्त दो कारक और निश्चित समय एवं निश्चित कीमत को भी महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आते हैं वे मांग को कैसे लिखा जा सकता है। मांग को किस तरह लिखा जा सकता है, ये सूत्र रूप में मांग को लिखा जा सकता है। फिर आते हैं कि आपूर्ति का परिचय। बाजार की मुख्य दो शक्ति होती है, मांग और आपूर्ति। दोनों के संतुलन से ही किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। मांग और आपूर्ति के संतुलन से ही किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। फिर आते हैं इसकी अर्थ एवं परिभाषाओं पर। हम एक शॉर्ट रूप में रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप सभी को याद रहे कि हमने पहले वाली क्लास में क्या जाना था या पहले वाली क्लास में हम क्या पढ़े थे, कि आप एक कनेक्टिविटी बना सको चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिकों में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो सके। ये हमने इसकी परिभाषा बताई थी कि मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक व्यक्ति विशेष कीमत एवं समय में खरीदने के लिए तैयार रहता है, या किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमत स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। यदि अन्य बातें स्थिर है, अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत स्तरों पर मांगी गई मात्रा उस वस्तु की मांग कहलाती है। आपूर्ति। आपूर्ति है कि वस्तु की वह मात्रा जो उत्पादक निश्चित कीमत पर एक निर्धारित अवधि में बेचने के लिए तत्पर रहता है, वह आपूर्ति की परिभाषा हो जाएगी। फिर है टाइप्स। हम देखेंगे कि डिमांड और आपूर्ति दोनों ही प्रकार के दो प्रकार होते हैं। एक होती है व्यक्तिगत मांग, एक होती है बाजार मांग, एक होती है व्यक्तिगत आपूर्ति, एक होती है बाजार की आपूर्ति। अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई मांग अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा मांग की जाती है तो हम उसे व्यक्तिगत मांग कहेंगे, और व्यक्ति द्वारा की गई मांग के योग को ही हम बाजार मांग कहेंगे। इसी प्रकार एक व्यक्ति की मांग की वस्तुओं या एक व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई वस्तुओं को ही हम एक व्यक्तिगत आपूर्ति कहेंगे, और व्यक्तियों के समूहों या व्यक्तियों के योग को उपलब्ध कराई गई एक साथ सभी सामग्रियों के योग को ही हम बाजार आपूर्ति कहेंगे। ठीक है। फिर आता है कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, ये बताता है कि एक समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु कीमत में विभिन्न संबंध पाया जाता है। ये हो गया डिमांड कर्व, जो हमने पहले वाली क्लास में जाना था। फिर आता है आपूर्ति कर्व। इसका ढाल धनात्मक होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। फिर हमने जाता भाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से वे कारक हैं जो आपूर्ति और मांग को प्रभावित करते हैं। देखो, मांग को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारित करने वाले कारक: वस्तु की स्वयं की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, कीमत प्रत्याशा। अन्य कारक में जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। हम इन्हें एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में ही जान रहे हैं या देख रहे हैं। मैंने पहले वाली क्लास में इनको अच्छी तरह समझाया है, विस्तार से समझाया है।
अगर आपको इस क्लास में दिक्कत आती है तो आप पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। ये खाली एक शॉर्ट रिवीजन है ताकि बातें आंखों के सामने से निकल सके और हम आगे आने वाली बातों को अच्छी तरह समझ सके ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो और हम अच्छा परफॉर्म कर सके एग्जाम में। तो चलिए, आपूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभाव निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कीमत, उत्पादन कारक, और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित वस्तु की कीमत, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विशेष अवसर, आगत गुणवत्ता, परिवहन लागत। फिर आती है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भाई कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनको क्रय तो कर किया जा सकता है लेकिन इनका उपयोग नहीं कर सकते जब तक संबंधित दूसरी वस्तु को क्रय नहीं किया जाए, अर्थात ऐसी दो वस्तुएं जिनके साथ साथ उपयोग किया जाता है। संबंधित एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की उपयोगिता शून्य होती है। पूरक वस्तुएं जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। इसी प्रकार स्थानापन्न वस्तुएं, प्लेसमेंट गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनसे संबंधित दूसरी वस्तु को उपयोग में लेने से उपभोक्ता की संतुष्टि समान बनी रहती है या उपयोगिता समान बनी रहती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, जैसे चाय और कॉफी। फिर आती है गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग कम होती है, जैसे बाजरा, ज्वार और मोटे अनाजों को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। यह मांग के नियम का विरोधाभास भी है, क्योंकि मांग का नियम हमें बताता है कि जब वस्तुएं अधिक क्रय कब होगी, जब क्रय की गई वस्तु की कीमत कम होगी तो अधिक वस्तुएं क्रय की जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत उच्च हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो वस्तु की मांग में भी कमी आती है। लेकिन ऐसी वस्तुओं में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये वे वस्तुएं होती है जिन पर ना मांग का नियम लागू होता है ना आपूर्ति का नियम होता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि जो बाजार में जो वस्तुएं हैं जो गिफिन गुड्स में आती है उनमें से कुछ है बाजरा, ज्वार और मोटे अनाज। ये वस्तुएं हैं जो आवश्यक है मानव जीवन के लिए, कि मानव इनका उपभोग करके ही संतुष्टि प्राप्त करता है या करके ही जीवन यापन करता है। मोटे अनाजों में गेहूं भी आ जाता है। अगर व्यक्ति इन जैसी वस्तुओं का उपभोग ना करे तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। टिफिन गुड्स में गेहूं भी आता है, बाजरा भी आता है, ज्वार भी। जहाँ मैंने मोटे अनाज बोल दिया वहां सभी मोटे अनाज आएंगे जो व्यक्ति खाने में काम लेता है। अब आम व्यक्ति की सोच होती है कि अभी जो अनाज है, जो बाजरा है, जो ज्वार अभी महंगा हो रहा है, मतलब इसकी कीमतें बढ़ रही है, तो अभी अपने वस्तु को खरीद के रख लो, क्या पता कि आगे कीमतें और भी अधिक हो जाए। और इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वह सोचता है कि वस्तु की कीमत कम हो रही है, अभी नहीं खरीदेंगे, आगे चल के खरीदेंगे, क्या पता कि वस्तु की कीमतें और भी गिर जाए। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर ना मांग का नियम लागू होता है ना आपूर्ति का नियम। यह इन नियमों का विरोधाभास है। तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन एवं कमी और वृद्धि। कि मांग मात्रा में परिवर्तन कैसे होता है, मांग मात्रा में कमी और वृद्धि कैसे होती है, या किसे कहते हैं। इसी प्रकार आपूर्ति में परिवर्तन एवं कमी और वृद्धि को हम जानेंगे। चलिए चलते हैं। अब आता है मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में कमी और वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब या तो वो बढ़ सकती है या वह घट सकती है, के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को ही एक ही मांग वक्र पर चलन के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसे ही हम मांग मात्रा में परिवर्तन के रूप में जानते हैं। यह तो हो गई इसकी डेफिनेशन। चेंज इन डिमांड
quantity and decrease and increase in demand. The change in the quantity demands of that commodity as a result of change in increase and decrease in the price of that commodity can be shown as a trend on the same demand curve. Then we know this as the change in demand quantity. तो देखिए ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब कमी और वृद्धि कैसे होगी मैं बताऊँ। अपन पहले बनाते हैं डिमांड। ये हमने बनाया डिमांड कर्व कि पहले कर्व था डिमांड डी वक्र, इसका ढाल ऋणात्मक होता है, ये गिरता हुआ बनाया जाता है। पहले कीमतें थी इतनी, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये शून्य है, यहाँ प्राइस है, प्राइस को डिनोट कर रहा हूँ मैं पी से, यहाँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी को डिनोट कर रहा हूँ मैं क्यू से। तो देखिए पहले कीमत थी, ये कीमत ली हमने 20 रुपए और ये कीमत ली हमने 10 रुपए। अब पहले की कीमतों पे ये मांग वक्र बनता है। अब कीमतों में परिवर्तन होगा, या तो कीमतें बढ़ेगी या घटेगी। अगर कीमतें बढ़ेगी तो ये जो वक्र है वो इधर की ओर स्थापित हो जाएगा। अगर कीमतें घटेगी तो ये वक्र आगे की ओर स्थापित हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आगे पीछे कैसे हुआ। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने दोबारा बनाया, ये पहला वक्र हो गया, ये स्थिति फर्स्ट हो गई, ये नॉर्मल स्थिति थी। अब सेकंड आती है हमारी कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस 20 से हुई 30 तो ये बना, और 10 से हुई 20 तो ये बना। तो ये कर्व बना, डी कर्व। अगर आप इसकी तुलना पहले वाली स्थिति से करोगे तो आपको पता लगेगा कि वक्र कीमतें बढ़ने पर पीछे की ओर स्थापित होता है। वहीं स्थिति 3 में कीमतें 20 से 15 हो जाती है और कीमतें 10 से 5 हो जाती है। तो मांगे जाने वाली मात्रा में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होगी तो कर्व आगे की ओर स्थापित होगा। इसे ही हम मांग में परिवर्तन या मांग में कमी और वृद्धि कहते हैं। आप इन दोनों स्थिति की तुलना अगर पहले वाली स्थिति से करोगे तो आपके सामने यही चित्र बन के आएगा। इसे ही हम कहेंगे कि मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ है या मांग मात्रा में वृद्धि और कमी हुई है। इसी प्रकार पूर्ति मात्रा में परिवर्तन एवं पूर्ति में कमी और वृद्धि। जब अन्य बातें समान रहने पर कि जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है। कि क्या कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, इसमें मेन रोल किसका रहेगा, कीमत का। कीमत ही निर्धारित करेगी कि आपूर्ति कितनी होगी और किस समय और किस मात्रा में होगी। तो चलिए, भाई कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। यह वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण होता है। इसके दो रूप हैं, आपूर्ति में संकुचन एवं आपूर्ति में विस्तार। चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी एंड डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज।
when other things remain the same, there is a change in the quantity of supply. As a result of a change in the price of a commodity, it is called a change the quantity of supply. It is due to the change in the price of a commodity. It has two forms: contraction and supply and expansion in supply की आपूर्ति की मात्रा में कमी कीमत का। अगर कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी, अगर कीमत घटेगी तो आपूर्ति भी घटेगी। हम जानेंगे कि कीमत जो आपूर्ति को निर्धारित करेगा कि आपूर्ति किस समय में कितनी मात्रा में बढ़ेगी, और इस जो आपूर्ति बढ़ेगी तो आपूर्ति का जो वक्र है, जो कर्व है, वो भी आगे की ओर स्थापित होगा, तो इसे कहेंगे हम विस्तार। अगर वो पीछे की ओर स्थापित होता है तो उसे कहेंगे हम संकुचन। तो देखिए हम कर्व से जानेंगे। ये हमने कर्व बना लिया, कर्व बनाया कि यहाँ 10 कीमत थी, ये वाई एक्स है, 0 है, ये एक्स एक्स है, यहाँ आएगी क्वांटिटी, यहाँ के लिए हमने प्राइस। अब देखिएगा, आप सभी को ये तो पता होगा कि आपूर्ति कर्व मतलब सप्लाई कर्व का ढाल धनात्मक होता है, ये आगे की ओर बढ़ता हुआ होता है कि एक आपूर्तिकर्ता वस्तु की कीमत 10 रुपये होने पर उस वस्तु की 5 इकाइयां उपलब्ध कराता है, और उसी वस्तु की कीमत जब 20 रुपये हो जाती है, 20 रुपये उस वस्तु की कीमत हो जाती है, तो वह उपलब्ध कराई गई इकाइयों में वृद्धि करके उन्हें 10 कर देता है। अब क्यों? कि सर उसने कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ा दी। ऐसा क्यों? तो कीमत बढ़ेगी तो जो उत्पादक है या आपूर्ति करता है उसको मुनाफा अधिक होगा, और मुनाफा अधिक होगा तो वह अधिक मात्रा बेचेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, डीडी कर्व। ये कर्व हो गया, लेकिन इसे ऐसे भी बनाया जाता है। कैसे? इसे कैसे बनाया जाता है? मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया कि इसे कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको चित्र बताया कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या होता है और किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे डाल होता है। अब ये तो हो गया यहाँ पर। अब बात आती है इसका संकुचन और विस्तार कैसे हुआ। सही बात है भाई, इसका संकुचन और विस्तार कैसे हुआ? सीधी सी बात है, अगर कीमतें और बढ़ेगी तो ये यहाँ से आगे उड़ जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा। तो इसी प्रकार आगे आगे ऐसे कर बनते रहेगी। ये है कीमतें बढ़ने पर। अगर कीमतें घटती है, अगर कीमतें घटेगी तो मुनाफा कम होगा, मुनाफा कम होगा तो आप उत्पादक या आपूर्तिकर्ता वस्तु की आपूर्ति में कमी लाएगा। तो ये है, बढ़ने की जगह इनका संकुचन होता रहता है। यहाँ से ऐसे है, ऐसे है। जब जब वस्तु की कीमत गिरेगी तब तब आपूर्ति वक्र का संकुचन होगा, और जब जब वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो आपूर्ति वक्र का क्या, आपूर्ति वक्र का विस्तार होगा। तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपूर्ति और मांग में परिवर्तन और कमी और वृद्धि, आपूर्ति में संकुचन और विस्तार। संकुचन का मतलब है कमी और विस्तार का मतलब है वृद्धि, जो मैंने आपको इनके कर्वों के उदाहरण से समझाया। तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं
ये आगे का टॉपिक है हमारा नियम और व्युत्पत्ति के कारण। भाई इनके नियम क्या है और इनकी व्युत्पत्ति के कारण क्या है, ठीक है, इनके नियम क्या है, इनके नियम, आपूर्ति और सप्लाई के नियम क्या है और इनकी व्युत्पत्ति के कारण क्या है, कि वे कौन से नियम है जिनके कारण इन जो सिद्धांत है, जो बाजार की जो महत्वपूर्ण शक्तियां है उनका उपयोग होता है और उनकी उत्पत्ति होती है, उन नियमों को अपनाया जाता है और मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करके किसी वस्तु की कीमत को तय किया जाता है। तो वे कौन से कारण हैं जिनसे ये प्रभावित होते हैं, प्रभावित नहीं कहेंगे भाई, कौन से कारण और नियम है जिसके व्युत्पत्ति के कारण है, या कौन से वे नियम और कारण है जिनसे यह लागू होते हैं या वैसी परिस्थिति में इनको लागू किया जाता है। तो आगे चलिए कि मांग का नियम, ये पहले जानेंगे कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाती है। अतः मांग मात्रा में प्रतिलोम, विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, या ऋणात्मक संबंध को बताता है। कि मैंने आपको पहले वाली क्लासों में या पहले बताया कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, यही मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। when other things are equal, when the price a commodity decreases, its demand quantity increases, and when the price increase, its demand quantity decrease. Opposite refers to a negative relationship कि मांग के नियम में मांग मात्रा में प्रतिलोम, विपरीत या ऋणात्मक संबंध को बताता है या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब देखिए इसमें एक चित्र भी दे रखा है आपको। चित्र क्या है? चित्र है कि चित्र में दे रखा है आपको, इसमें बता रखा है सप्लाई और डिमांड के बारे में। सप्लाई और डिमांड किसे कहते हैं? अब देखिए इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, या आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई और डिमांड का क्या लॉ है, या क्या नियम है। देखिए प्राइस गो अप व्हेन, पहले हम मांग के नजरिए से देखेंगे इसे, कि उपभोक्ता सोचते हैं कि हम पहले मांग का नियम अपने ऊपर लेंगे, अपन मांग करने वाले या अपन एक उपभोक्ता है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता जो अपना साधन है, साधन मतलब आय, उसकी बचत करता है। उसकी बचत कैसे करता है? वस्तु की मांग न कर कर। हम कह सकते हैं कि कीमतें बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी होती है। वहीं प्राइस गो डाउन व्हेन, जब जब वस्तु की कीमत कम होती है तो प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को त्यागता है या खर्च करता है और मांग उत्पन्न करता है। तो इसे कहेंगे जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर, कि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है। अब हम आते हैं डिमांड पर। हमने जाना सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई, हम जानेंगे अब लॉ ऑफ डिमांड। अब हम खुद को एक आपूर्तिकर्ता के रूप में रखेंगे, हम एक उत्पादक के रूप में रखेंगे। अब देखिए मैं एक उत्पादक हूँ, यार आप सभी एक उत्पादक या आपूर्तिकर्ता है। जब बाजार में वस्तु की कीमत
में कमी हुई तो आपको मार्जिन कम मिला। मार्जिन मतलब लाभ, आपको लाभ कम मिला, आप प्रेरित कम हुए आपूर्ति में, तो आपने आपूर्ति में कमी कर दी। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है तो उत्पादक द्वारा कराई गई आपूर्ति में भी कमी आती है, या उत्पादक द्वारा की गई आपूर्ति में भी कमी होती है। उसी प्रकार लेंगे हम कि जब कीमतें बढ़ी, अब आपको उपभोक्ता के हिसाब से नहीं लेना है, आपको एक उत्पादक के नज़रिए से देखना है कि मान रहे हैं कि जब कीमतें बढ़ी तो हमने सभी उपभोक्ताओं की मांग को संतुष्ट किया है, सभी उपभोक्ताओं की मांग के लिए या मांग को पूरी करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करें या वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करें। क्योंकि मांग बढ़ी है तो मार्जिन भी बढ़ेगा, और मार्जिन बढ़ेगा तो एक उत्पादक एक आपूर्तिकर्ता प्रेरित होगा कि वह अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो इस क्षेत्र के सारे हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मांग के नियम की व्युत्पत्ति के कारण, कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति के कारण क्या क्या है। कि मांग की व्युत्पत्ति के कारण कौन कौन से है, कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति के कारण, मांग की व्युत्पत्ति के कारण दो है। कौन कौन से हैं? एक तो सीमांत उपयोगिता और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता। ड्यू टू द etymology of demand rules, there are mainly two reasons for the etymology of the law of demand: marginal utility, even marginal utility। इसी प्रकार आपूर्ति का नियम, हम ये सभी आगे जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता और समसीमांत उपयोगिता क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है या किसे कहते हैं। अब चलते हैं आपूर्ति के नियम पर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर आपूर्ति में वृद्धि होती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर आपूर्ति में कमी होती है। इसे ही आपूर्ति का नियम कहते हैं। रूल ऑफ सप्लाई: व्हेन द प्राइस ऑफ ए commodity increases, there is an increase in supply, and when the price decreases, there is decreases in supply. This is called the law of supply। इसे ही हम आपूर्ति का नियम कहेंगे। कि आपूर्ति का नियम क्या है, कि अगर कीमतें बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ेगी, और कीमतें कम होती है तो आपूर्ति भी घटेगी। इसे ही आपूर्ति का नियम कहते हैं। और मांग का नियम कैसे कहेंगे, जब कीमतें कम होती है तो मांग बढ़ती है, और कीमतें बढ़ती है तो मांग कम होती है, और कीमतें कम होने पर मांग बढ़ती है। इसी प्रकार कीमतें बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी, कीमतें घटेगी, आपूर्ति भी घटेगी। मतलब आपूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है और मांग में ऋणात्मक संबंध या विपरीत संबंध पाया जाता है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं व्युत्पत्ति के कारण, कि मांग के नियम के व्युत्पत्ति के कारण क्या है, या आपूर्ति नियम के व्युत्पत्ति के कारण क्या है। इनकी व्युत्पत्ति है मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है। मांग की व्युत्पत्ति के कारण, रीजंस फॉर द इटिमोलॉजी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? एक उपभोक्ता तब अधिकतम संतोष प्राप्त करेगा जब एक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। ये क्या कहना चाहता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त कैसे करेगा, जब एक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर रहेगी। मतलब कि एक उपभोक्ता, आप एक उपभोक्ता हो, आप एक उपभोक्ता हो, आप किसी वस्तु को क्रय करते हो। आपने क्रय किया, एक मोबाइल फोन क्रय किया, ठीक है, आपने एक मोबाइल फोन क्रय किया। अब आप संतोष की स्थिति कब प्राप्त करेंगे, मतलब आप उस वस्तु को तो खरीद लिए,
लेकिन उस वस्तु से संतुष्ट कब होंगे या संतुष्ट की स्थिति कब होगी? जब आपने फ़ोन खरीदा, आप उसका उपयोग करेंगे, आप जैसे-जैसे उसका उपयोग करेंगे और एक बिंदु पर आपका उपयोग अधिकतम हो जाएगा, जो आपको संतोष प्रदान करेगा, तो वह कीमत के बराबर होगा। कि जैसे देखिए कि आपने एक फ़ोन लाया, आप उसका लगातार यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते-करते आपने इतना यूज़ किया कि आपको लगा यार मतलब अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ आ गई। मतलब पैसे कहते नहीं क्या अपन सामान्य जीवन में, कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ के पैसे लगते हैं। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत भी है कि सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। कि व्यक्ति महँगी चीज़ एक बार में लिया लेकिन वह अच्छी चलती है या लंबे समय तक टिकी रहती है। वही व्यक्ति सस्ती वस्तुएँ लाता है, वो थोड़े समय के लिए चलती है और बस थोड़े समय के लिए संतुष्ट होता है, लेकिन वह लंबे समय के लिए नहीं चल पाती है, नहीं टिक पाती है, फिर वो आगे जाके परेशानियाँ पैदा करती है। आगे जाके परेशानियाँ पैदा करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम अधिक संतोष प्राप्त करेंगे, क्रय की गई इकाई से या प्राप्त इकाई से, जो कीमत के बराबर होगी, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अब सीमांत उपयोगिता जैसे कि आपको भूख है, आपको 4 रोटी की भूख है, ठीक है? अब आपको जब तक 4 रोटी नहीं मिलेगी, जब तक आपका पेट नहीं भरेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं आपको 2 रोटी खिलाऊँ और आपका पेट बिल्कुल भर जाए, संतोष प्राप्त हो जाए आपको। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आपको जितनी भूख है, मतलब 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आपको अधिकतम संतोष प्राप्त नहीं होगा और जब तक अधिकतम संतोष प्राप्त नहीं होगा, तो उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं आएगी। कीमत के बराबर नहीं आएगी तो हम नहीं कह सकते कि यह माँग का नियम उत्पन्न होगा या इसे हम सीमांत उपयोगिता नहीं कह सकते। सीमांत उपयोगिता अधिकतम संतोष प्राप्त करने की स्थिति को ही कहते हैं। जब व्यक्ति अधिकतम संतोष की स्थिति को प्राप्त कर रहा होगा, तो वह उसकी सीमांत उपयोगिता होगी। सीमांत मतलब अधिकतम उपयोगिता होगी। आगे चलते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम कि अब ये समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब वह विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय इस प्रकार खर्च करेगी प्रत्येक वस्तु उपयोगिता और कीमत का अनुपालन बराबर हो कि वह किसी एक वस्तु को नहीं खरीदकर अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तु को खरीदता है या अपनी आय इस प्रकार खर्च करता है कि वह प्रत्येक वस्तु से उपयोगिता और कीमत का अनुपालन करता है कि वह आपने 4 वस्तुएँ खरीदी 1, 2, 3, 4 4 की कीमत ये है। आपने 4 वस्तुओं का उपयोग किया। आपने 4 वस्तुओं का उपयोग किया। अब आपने उपयोग किया तो आप उपयोग के करने के आधार पर उपयोग करने के आधार पर अनुमान लगाएँगे कि ये वस्तु क्या इतनी कीमत की थी? क्या इससे इतना जितना मैं सोच रहा था उतना संतोष प्राप्त हुआ? अगर संतोष प्राप्त हुआ या उतनी कीमत थी, तो ये अनुपालन बराबर होगा इसका और अनुपालन बराबर होगा तो समसीमांत उपयोगिता नियम लगेगा और समसीमांत उपयोगिता नियम लगेगा तो वहाँ माँग का नियम भी लगेगा। वहाँ माँग का नियम भी अप्लाई होगा। Equal marginal utility rules. According to this rule, a consumer will be in equilibrium when they spends his or so much on different goods that the value and utility of each product is equally complete complete with वह उपयोगिता कीमत का अनुपालन बराबर करेगा। अगर अनुपालन बराबर होता है उसे उस कीमत के बराबर का संतोष प्राप्त होता है तो वहाँ समसीमांत उपयोगिता नियम अप्लाई होगा और समसीमांत उपयोगिता नियम अप्लाई होगा तो वहाँ श्योर है कि मांग का नियम भी लगेगा।
आगे चलते हैं। अब आते हैं नियम लागू होने के कारण। वो तो उत्पत्ति के कारण थे, मांग का नियम। उत्पत्ति कैसे होती है मांग के नियम, यह नियम लागू होने के कारण वो कौन कौन से भी नियम है या कौन कौन सी परिस्थितियाँ है जिनमें ये उपयुक्त नियम लागू होते हैं। चले, मांग के नियम लागू होने के कारण पहला तो आ गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा है कीमत प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि संतुष्टि का एक ऐसा स्तर कि संतुष्टि का एक ऐसा स्तर अगर उस स्तर के बाद भी किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा पहले प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा से लगातार गिरती जाती है। जैसे आपको 4 रोटी की भूख थी, मैंने आपको 4 रोटी खिलाई, आपको संतोष प्राप्त हो गया, वो आपका संतोष प्राप्ति का अधिकतम स्तर था। लेकिन मैंने आपको 2 रोटी एक्स्ट्रा खिला दी, तो वो पेट भर गया था, लेकिन वो और भी अधिक भर गया, अब वो पीड़ादायी या दुखदायी हो गया। तो आपको उससे प्राप्त संतुष्टि थोड़ी कम संतुष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि पेट तो भर गया ना आपका संतोष अधिकतम हो गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको उस स्तर के बाद भी लगातार रोटियां दी, तो आपकी संतुष्टि का स्तर धीरे-धीरे गिरने लग गया। इसे ही कहते हैं हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। संतुष्टि के स्तर में निरंतर गिरावट को ही एक स्तर के बाद निरंतर गिरावट को हम कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अप्लाई होता है। रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड बीइंग एप्लीकेबल, मार्जिनल यूटिलिटी ह्रास रूल और प्राइस इम्पैक्ट। अब कीमत प्रभाव आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि कीमत प्रभाव, कीमत में वृद्धि और कमी। अगर वृद्धि होती है तो मांग कम होगी और आपूर्ति बढ़ेगी, और कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम होगी। इसे ही हम कीमत प्रभाव कहते हैं, जिसमें मेन रोल कीमत का होता है, या मेन कीमत अपनी भूमिका अदा करता है। अब तीसरा कौन सा नियम है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो पूर्व में समाज के कुछ लोग उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन कीमत कम होने पर वह खरीदने की स्थिति में आ जाते हैं और वह वस्तु की मांग में वृद्धि कर देते हैं। कि when when the price of a commodity decreases, then some people of the society are not in a position to buy that commodity in the past, but when the price is low, they come in a position to buy, and they increases the demand for the commodity। कि ये कि ये लाइनें क्या कहना चाहती है, ये लाइनें कहना चाहती है कि जो अभी लेटेस्ट मोबाइल का वर्जन है, हम लेते हैं कि आईफोन है कौन सा, 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो माना नहीं, उसकी करंट प्राइस 1.5 लाख है, मतलब 1,50,000 है। 1,50,000। अब मैं हूँ या आप हो, आप इस प्राइस पर इसको खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं हो, मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इस को खरीद सको या ऐसी सिमिलर वस्तु को खरीद सको। लेकिन जब जब ये फ़ोन 50,000 पे आ गया, इसकी कीमतें घट गई, तो आप उपयोगी हो गए इसको खरीदने के लिए, क्योंकि आपकी पर्याप्त आय थी या पर्याप्त बचत थी इस वस्तु को खरीदने के लिए, तो आपने वस्तु की मांग में वृद्धि कर दी। इसी प्रकार कोई सी भी वस्तु हो जिसकी पहले कीमतें अधिक होने के कारण उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन जैसे ही कीमतें कम हुई तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए सक्षम होगा, और सक्षम हुआ तो वह अचानक ही मांग में वृद्धि कर देगा। अगर वृद्धि होगी तो वहां भी मांग का नियम लागू होगा। होता है कई बार कीमत संभावना भी मांग में वृद्धि में
कर देती है। कि कई बार हम अनुमान नहीं लगाते क्या, कि हम अनुमान लगाते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि गोल्ड है, हमने अनुमान लगाया कि गोल्ड में आने वाले कुछ दिनों में, गोल्ड की कीमतों में आने वाले कुछ दिनों में वृद्धि हो सकती है। तो हमने अभी 10 ग्राम, 1 किलो, आधे किलो या 1.5 किलो, जितना भी आपसे बनता है उतना गोल्ड लेके रख लिया। तो आपने कीमत में वृद्धि, कीमत में तो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन आपने मांग में वृद्धि कर दी। आपको लगा आप अभी गोल्ड खरीद रहे हो और आपने अनुमान लगाया कि अभी तो कीमतें और भी गिरेगी, अभी तो कीमतें और भी गिरेगी। तो आपने अभी मांग ना करके उस मांग को आगे स्थापित कर दिया, तो वह मांग में कमी कर देगा, और जहां मांग में कमी और वृद्धि होगी वहां मांग का नियम लागू होगा। फिर पांचवा आता है, जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसके वैकल्पिक प्रयोग भी बढ़ जाते हैं, जैसे ऐसी स्थिति में लागू उसकी मांग में वृद्धि कर देते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वही बात है कि कीमत की वस्तु बढ़ जाएगी, तो जो व्यक्ति उसे उपयोग, कीमत में कमी जाएगी तो जो व्यक्ति उस वस्तु को उपयोग में लेने के लायक नहीं थे वो लायक हो जाएंगे, और वो लायक होंगे तो मल्टीपल यूजेज भी होंगे, तो यही उसकी मांग में वृद्धि करने का कारण भी होगा। और वृद्धि होगी तो मांग का नियम भी लगेगा। आगे चलते हैं, आपूर्ति के नियम के लागू होने के कारण। कौन कौन से कारण हैं जो आपूर्ति के नियम में लागू होते हैं? वस्तु की कीमत में वृद्धि और कमी हो तो आपूर्ति का नियम लगेगा। नए उत्पादकों का बाजार में प्रवेश, वह नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करेंगे तो वो भी कीमत को ही बेस रखेंगे, अपने मुनाफे को बेस रखेंगे। बेस का मतलब है आधार रखेंगे। वह इसी आधार पर कीमतों के आधार पर या अपने मुनाफे के आधार पर, अपने उत्पाद को बेचने के आधार पर आपूर्ति करेंगे, उपभोक्ता को वस्तु उपलब्ध कराएंगे, तो वहाँ भी आपूर्ति का नियम लागू हुआ था। दीर्घकाल, एक उपभोक्ता दीर्घकाल तक बाजार में टिके रहने के लिए भी आपूर्ति के नियम को लागू करता है। आगे चलते हैं, आपूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है? भाई कौन कौन सी मान्यता है जब आपूर्ति का नियम लागू होगा? अगर ये मान्यताएं ना हो या इन मान्यता की पालना नहीं होती है तो वहाँ आपूर्ति का नियम नहीं लगता। कौन कौन सी वे मान्यताएं हैं? वस्तु विशेष के उत्पादन तथा उनके साधनों की कीमतें स्थिर रहे, या वस्तु विशेष के उत्पादन तथा उनके साधनों की कीमतें स्थिर रहे। वस्तु विशेष की तकनीकी व प्रौद्योगिकी में परिवर्तन न हो। वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता की पसंद स्थिर रहे। वस्तु की आपूर्ति विभाज्य अविभाज्य हो, भी आवाज नहीं, ये आगे पीछे हो गया, अविभाज्य हो। सरकार द्वारा आरोपित कर और अनुदान स्थिर रहे। कृषि पदार्थों कृषि पदार्थों के उत्पादन की दशाएं अथवा वातावरणीय कारक स्थिर रहे। कृषि पदार्थों की आपूर्ति कीमत के बजाय समयावधि से अधिक प्रभावित होती है। संबंधित वस्तु की कीमतें स्थिर है। तो ये वह 8 मान्यताएं हैं जिनका पालन होने पर ही आपूर्ति का नियम लगाया जा सकता है। The price of production of particular commodities and their resources remain remain stable. फर्स्ट हो गया, सेकंड है, there should be no change in the technology of particular object. The choice of the buyer and seller of a particular commodity should remain consistent. फिर है, the supply of the commodity is invisible, individual, sorry, invisible है, individual. Taxes and grants imposed by the government remained stable. The conditions of production of agriculture product or environmental factors should remain stable. The supply of agriculture commodities
is affected more by time period rather than price. Price of related items remain stable. ये वे रूल्स है, वे मान्यता है जिनके लागू होने पर ही आपूर्ति का नियम लगाया जा सकता है, आपूर्ति का नियम लागू होगा। तो आगे चलिए। अब कौन कौन से नियम के अपवाद है जिन पर मांग और आपूर्ति का नियम नहीं लगता या नहीं लगाया जा सकता या लागू नहीं होता या काम नहीं करता, एक ही बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि गिवन गुड्स विरोधाभासी है। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपयोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे सोना व चांदी के आभूषण। फिर है वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं, उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अब ये विरोधाभास कैसे हैं? क्योंकि ये ना ही तो आपूर्ति के नियम पर लागू होते हैं और ना ही मांग के नियम पर लागू होते हैं। क्योंकि गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें बढ़ने पर उनका उपयोग अधिक होता है और जिनकी कीमतें घटने पर उनका उपयोग कम होता है। तो यहाँ मांग और आपूर्ति नियम दोनों ही नहीं लगा। और प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं सोना चांदी के आभूषण है जिनका उपयोग अधिक होता है अधिक कीमत होने पर और कम होता है कम कीमत पर, तो इसी कारण इन पर भी मांग और आपूर्ति का नियम नहीं लेकर ये उनके विरोधाभासी है। वस्तु की भाव की कीमतों में परिवर्तन की संभावना है। फिर अचानक किसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होना, अगर अचानक किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगी तो उसकी मांग और आपूर्ति में अचानक वृद्धि होगी, तो वह भी वह बात है जो आपूर्ति और मांग में विरोधाभासी है, आपूर्ति और मांग के नियम के लिए विरोधाभासी है। उपभोक्ता की अज्ञानता में गलत धारणा है। कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता को सफिशिएंट नॉलेज ना होने के कारण और गलत धारणा या गलत बात पता होने के कारण वह वस्तु की कीमत में अचानक कमी और वृद्धि कर देता है या अचानक परिवर्तन कर देता है। और पांचवा है जीवन की अनिवार्य वस्तु की मांग। अब पांच ये है भाई, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य की चीजें ऐसी है जो अनिवार्य वस्तुओं में आती है। ये वस्तुएं कितनी भी महंगी हो जाए, एक व्यक्ति जीवन निर्वाह करने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग ही करेगा, चाहे वह वस्तुएं कितनी भी महंगी क्यों ना हो। द पैराडॉक्स ऑफ गिविंग items with prestigious symbols are used more when their price is high, such as gold and silver jewelry. Possible of change in the future price of the commodity, consumer ignorance, insufficient knowledge and misconception, demand for essential commodities of life, अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर और सभी वस्तुओं पर मांग और नियम लागू होता है, मांग और आपूर्ति नियम लागू होता है। फिर आती है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच क्या होती है, जानिए। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। ये अब देखिए मांग की कीमत लोच किसे कहेंगे, कि मांग की कीमत लोच उससे कहेंगे कि एक वस्तु की कीमत में कुछ प्रतिशत परिवर्तन हुआ। जैसे कि वस्तु की कीमत है उसमें वृद्धि हुई तो मांग कम हो गई, या जो कीमत है उसमें कमी हुई तो मांग बढ़ गई, तो उसी की गणना के लिए या उसी गणना की जाती है, उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ मांग और आपूर्ति में, उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। Price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded of the commodity when there is a 1% change in the price of that commodity। इसे हम कहेंगे elasticity of price। फिर ये लास्ट टॉपिक है हमारा, स्टॉक क्या है।
एक फर्म द्वारा किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित तैयार माल को वस्तु का स्टॉक कहते हैं। कि एक फर्म, कंपनी या फैक्ट्री द्वारा एक वर्ष में उत्पादित तैयार माल को ही वस्तु का स्टॉक कहते हैं। स्टॉक finished goods produced by a firm in a given financial year are called stock of goods। तो देखिए, जिसे कहेंगे स्टॉक। अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा, या कब से कब तक है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष के आधार पर ही कर की गणना की जाती है, आय की गणना की जाती है, आय पर कर लगा जाता है, और वित्तीय वर्ष इसी के आधार पर बजट भी, सरकार द्वारा बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई पूरा होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ पाए होंगे और मेरे साथ अच्छी तरह कोऑपरेट कर पाए होंगे। तो ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।